बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी ऑडिट के हवाले से। हमने ISA 200 दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के ऑडिट क्या है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने ये चीज़ें देखी थी उसके अंदर। अब हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि ऑडिट शुरू किस तरह होता है किसी कंपनी का। तो जब भी किसी कंपनी के ऑडिट शुरू होने के बाद आती है, अब इसमें कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो शायद आपके सिलेबस का पार्ट भी ना हो, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि कोई भी ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, क्या क्या तरीके होते हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता कि ऑडिटर और मैनेजमेंट मिले कैसे, तो आप कैसे काम शुरू करेंगे। हम यहाँ पर कौन है? ऑडिटर। तो हमें ऑडिटर की निस्बत से देखनी है चीजें। लिखने की भले जरूरत नहीं, ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले जब कोई भी कंपनी है, मिसाल के तौर पे यूनिलीवर। कौन सी कंपनी है? यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है। अब यूनिलीवर को अपना ऑडिट करवाना है, तो वो और ऑडिटर मिले कैसे? वो और ऑडिटर मिले कैसे? सबसे पहले तो ये सवाल उठेगा। इनके मिलने का तरीका इस तरह से है। लेट से एक ऑडिटर है PwC, एक ऑडिटर है यूसुफ आदिल, एक ऑडिटर है KPMG, एक ऑडिटर है EY। अज्यूम करते हैं सर, यूनिलीवर ने कैसे डिसाइड किया कि PwC आएगा, या डिसाइड किया तो किस तरीके से किया? अभी हम ये चीज समझते हैं। यूनिलीवर ने इरादा किया भाई हम अपना ऑडिट करवाएंगे, तो ठीक है, यूनिलीवर का ऑडिट करवाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन ऑडिट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर। बात समझिएगा, हमने पहले दिन ये बात समझी कि ऑडिट हो किसके लिए रहा है? शेयर होल्डर्स के लिए। तो डिसाइड कौन करेगा? क्या मैनेजमेंट डिसाइड कर ले मेरा ऑडिट तुम कर लेना, मैं तुम्हें पैसा एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, तुम बस सब कुछ सही से दिखाना? ऐसा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए भाई शेयर होल्डर आप आए मैदान में और आप डिसाइड करें कि ऑडिट कौन करेगा। ठीक है, तो अब शेयर होल्डर डिसाइड करेगा। अब बात सर सवाल ये है कि शेयर होल्डर को कैसे पता, शेयर होल्डर को कैसे पता कि मैं किस ऑडिटर को सिलेक्ट करूं, या क्या तरीका होगा? इसका तरीका ये है कि यूनिलीवर डिसाइड करेगी कि भाई मैं चाहती हूँ कि PwC को एक ऑप्शन बना दूं, मैं चाहती हूँ KPMG को एक ऑप्शन बना दूं, मैं चाहती हूँ यूसुफ आदिल को एक ऑप्शन बना दूं, मैं चाहती हूँ EY को एक ऑप्शन बना दूं, और फिर मैं इस कमरे में शेयर होल्डर्स को जमा करूं और वो डिसाइड कर लें कि भाई किसको आपने ऑडिटर बनाना है। तो सर फिर एक सवाल उठा कि शेयर होल्डर बोलेगा मतलब तुम अपनी मर्जी के ऑप्शन लाए और मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो हो सकता है तुमने चारों से सेटिंग की हुई हो। तो लॉ ने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं चार अपनी मर्जी के ला रहा हूँ, पांचवा आप ले आओ। इसका मतलब शेयर होल्डर भी रेकमेंड कर सकता है। बात समझिएगा, रेकमेंड, कि इन सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन मेरी मर्जी का भी डाल दो। अज्यूम करते हैं मैनेजमेंट ने ये तीन डिसाइड किए थे कि हमारी हम इन तीन को बुला रहे हैं, आप डिसाइड कर लें। तो फिर एक बंदा उठा, उसने बोला यार मैं चाहता हूं आप EY को भी बुलाएं। तो अब ये बंदा कौन होगा? ये लीगल रिक्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, मैं बता दूं ऐसे आपको। तो 10% शेयर्स रखने वाला बंदा या वोटिंग राइट रखने वाला बंदे के पास ये इख्तियार होता है। एक बंदा हो या भले ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो अगर 10% शेयर होल्डर्स मिल जाएं तो उनके पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी ऑडिटर रेकमेंड कर सकते हैं। मैं लफ्ज रेकमेंड की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा अपॉइंट कर लेंगे। तो अज्यूम करते हैं इन चार को पैनल में बिठा लिया, तो फिर यूनिलीवर क्या करेगी? एक जनरल मीटिंग कॉल करेगी। ये लॉ में पढ़ेंगे हम सारी चीजें। सही, अभी मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ऑडिटर और मैनेजमेंट मिलते कैसे। तो सर जनरल मीटिंग कॉल करी और इन चारों को बुलाया। अब इन चारों को कैसे बुलाया होगा समझिएगा। आप कौन है? यूनिलीवर या ऑडिटर? आप कौन है? ऑडिटर। तो ऑडिटर के पास क्या जाएगा सबसे पहले? तो अब जब चार ऑप्शंस आएंगे ना, तो यूनिलीवर एक चीज भेजेगी, दैट इज कॉल्ड कंसेंट लेटर। कंसेंट का मतलब, कंसेंट का मतलब रजामंदी। रजामंदी क्या मतलब? सर
हम चाहते हैं कि आप हमारा ऑडिट करें। बात समझिएगा। अप्रोच किसने किया पहले, ऑडिटर ने या कंपनी ने? कंपनी ने। कंपनी अप्रोच करेगी ऑडिटर को कि हम चाहते हैं आप हमारा ऑडिट करें। ऑडिटर ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं। तो ये देखता हूं का लफ्ज का मतलब क्या है, वो कुछ चीजें इवेल्युएट करेगा। आप ऑडिटर हैं तो आप ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से सोचें, आपके लिए अहम चीज क्या है। आपने इस पॉइंट पर जब आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो आपने इवेल्युएट करना है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। आपने इस टाइम पे सोचना है। फिर ऑडिटर क्या करेगा, सोच समझकर जवाब देगा कि ठीक है, मैं तुम्हारा ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं। क्या मतलब, अब ऑडिट ये चारों करेंगे, चारों ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या मतलब है इन चारों का एक्सेप्शन का, कि ये चारों अब उस जनरल मीटिंग में आएंगे। और अगर अज्यूम करें इसमें से केपीएमजी ने मना कर दिया, यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा ऑडिट करूं, मेरे पास और बड़े बड़े क्लाइंट्स, तो अब केपीएमजी आएगा उस मीटिंग में? तो केपीएमजी ऑप्शन से ही हट गया। अब मीटिंग हुई। मीटिंग में ये ऑडिटर्स आकर जमा हो गए, यहाँ बैठ गए कुर्सी पे। तो शेयर होल्डर से कहा, भाई बताओ किससे ऑडिट करवाना है। सबने कहा, भाई हमें तो शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया कि हमें तो ऑडिट करवाना है किससे, पीडब्ल्यूसी से। हमें तो ऑडिट करवाना है पीडब्ल्यूसी से। शेयर होल्डर्स ने कहा पीडब्ल्यूसी से ऑडिट करवाना है। तो फिर अब मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, हमारा ऑडिटर आज से कौन हो गया, पीडब्ल्यूसी। अब पीडब्ल्यूसी से पैसे तय करेंगे कि भाई कितने में होगा, क्या होगा, वो सारी बात वहां पे होगी मीटिंग के अंदर। और फिर अब हमारा ऑडिटर कौन है, पीडब्ल्यूसी। अब एक बात समझिएगा, मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2020, 2020। और फिर 31 दिसंबर, ये कौन सा होगा, 2021। 31 दिसंबर 2020, यहाँ पे जरा बात समझिएगा कि ये जनरल मीटिंग होती कब है नॉर्मली। ये जनरल मीटिंग होती है जब ये आपका साल खत्म होता है ना, तो साल खत्म होने के बाद क्या होती है, एफएस बनती है। लॉ में पढ़ी होंगी हम ये चीजें, यहाँ पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की एक डेट होती है, वो अभी मकसद नहीं है हमारा। तो आपने वो डेट बनानी है और उसके अंदर अंदर एजीएम करवानी है। आपने वो जनरल मीटिंग बुलाई। इस ही जनरल मीटिंग में आप इस साल के लिए, जो साल चल रहा है, ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। अब बात समझिएगा, ये जो पीडब्ल्यूसी ने एक्सेप्ट किया, पीडब्ल्यूसी को बुलाया, यहाँ बिठाया, एक्सेप्ट शेयर होल्डर से एग्रीमेंट करवाया, ये सब हो गया। ये सारा काम कब हो रहा होगा, ये तो साल के बीच में हो रहा है। तो अब क्या अगले दिन से पीडब्ल्यूसी जाकर ऑडिट शुरू कर देगा? ऑडिट कब शुरू होगा, साल खत्म होने के, ऑडिट तो यहां से शुरू होगा। तो पीडब्ल्यूसी इस जनरल मीटिंग के बाद मैनेजमेंट के साथ जाएगा या अपने घर जाएगा? अपने घर जाएगा। तो हमें पता चला इस जनरल मीटिंग से फ्री होकर पीडब्ल्यूसी कहां चला गया, बोला ठीक है अल्लाह हाफिज। अब आएंगे हम 31 दिसंबर 2021 पर। फिर हम आकर आपका ऑडिट शुरू करेंगे। बस आप 31 दिसंबर को आपका साल खत्म होगा, एक हफ्ते का आपको टाइम दे रहे हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइएगा, फिर हम उसको ऑडिट करने आएंगे। ये सारी बातें हो गई। अब क्या होगा इसके बाद, मुझे एक बात बताएं। पीडब्ल्यूसी, अज्यूम करते हैं ये कोई जून का महीना चल रहा है, सही है। 6 महीने बाद जब पीडब्ल्यूसी गया, यार वो ऑडिट करना है आपका, लाओ मेरा कमरा दिखाओ, मुझे फाइल्स रखे दो। उन्होंने कहा क्या हो गया, हम तो नहीं जानते, तुम्हें निकलो यहाँ से बाहर। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट का नाम है ऑडिट में, इसे हम लोग कहते हैं एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर। तो ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान एंगेजमेंट लेटर साइन होगा। ये कौन बनाएगा, ये ऑडिटर बनाएगा। ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर बनाएगा। अच्छा, ये कब बनाएगा,
शेयर होल्डर्स ने पीडब्ल्यूसी को फाइनल कर लिया, तो अब क्या ये एंगेजमेंट लेटर बाकी के तीनों भी बनाएंगे? वो तीनों वहां से, मैंने यार माजरत आप घर चले जाओ, ठीक है। पीडब्ल्यूसी को बोला तुम बैठो जरा, सही है, अच्छा मैं क्या करूं, आप एक एंगेजमेंट लेटर बनाओ, उसमें कुछ शराइत लिखो, क्या लिखना है ये हम पढ़ेंगे, ये सब लिखो और मैनेजमेंट से साइन करवाओ। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर 31 दिसंबर को नहीं होगा कंपनी में। क्या बुलाओगे शेयर होल्डर्स को दोबारा आके, आओ यार ये घुसने नहीं दे रहे अंदर? आप तो वो एंगेजमेंट लेटर उनके मुंह पे मारोगे, देखो आपने साइन किया था, आपके शेयर होल्डर्स ने हमें सिलेक्ट किया था, हम ये काम करने आए, हमें अंदर जाने दो। फिर अगर वो मना करेंगे तो कानून बीच में आएगा, शेयर होल्डर नहीं आएगा। तो इस वजह से एक चीज लाए हम लोग, क्या? एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर को कंपनी की मैनेजमेंट और ऑडिटर क्या करेंगे? साइन करेंगे। साइन करेंगे, एग्री करेंगे, और फिर अब दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर 31 दिसंबर के बाद ऑडिट शुरू होगा। अभी मैंने आपको ये सारी कहानी सुनाई, इसमें जो सबसे दो अहम बातें ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से थी, वो क्या थी जो हमें पढ़नी है? कि आपने कहा कि सर ऑडिटर सिलेक्ट करेगा कि मैं इसका ऑडिट करूं या नहीं करूं, कैसे डिसाइड करेगा? तो हमने ये चीज पढ़नी है। और जब डिसाइड कर लिया, मीटिंग में बुला लिया, अब ये लॉ की बातें चल रही हैं कि डिसाइड हो गया, चलो ठीक है, अब लॉ कंपनी लॉ हो गया, अब कंपनी लॉ कह रहा है अब मैं डील करूंगा, कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, जनरल मीटिंग कब होगी, कैसे होगी। सही है, ऑडिटर को लाकर बिठाया, सिलेक्ट करवाया, ये सब लॉ डील कर रहा है। कितने परसेंट ने अप्रूव किया, रेजोल्यूशन पास हुआ, ये सब हो गया, लॉ हुआ हुआ आपका क्लियर? अब पढ़ रहा है? पढ़िए, तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, इसीलिए मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपने ये सब पढ़ा, लॉ ने कहा ये सब मैं बता रहा हूँ, बस ऑडिटर सिलेक्ट हो गया, अब ऑडिट तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो फिर ऑडिट बीच में आया, उसने कहा देखो यार एक मसला है, तुम तो यहाँ सिलेक्शन करवा के लॉ निकल जाओगे, लेकिन बाद में मैं फंस जाऊंगा, ये मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट तो चाहती ही है कि ऑडिटर ना हो। मैनेजमेंट तो ये चाहेगी कि मेरे मसले कोई ना देख ले। तो फिर क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ, एंगेजमेंट लेटर जिसे कहा जाता है, एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ, एंड देन सब अपने अपने घर चले गए। तो हमने कहा दो अहम चीजें हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हुई, एक्सेप्टेंस और एंगेजमेंट लेटर। तो ये एक्सेप्टेंस किस तरह से करनी है, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है, अभी हम उस पर बात करेंगे। ये कहानी समझ में आई सारी? उसको मैं समझा नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझाता हूँ ये वाली बात। ऑडिट कौन कर सकता है? कौन करेगा ऑडिट पाकिस्तान में? मतलब कौन कर सकता है? जो ऑडिट हम पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिट, ये वाली बात हुई थी ना, कि जो ऑडिट हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक ऑडिट, तो बहुत सारे तरह के होते हैं, ये वाला ऑडिट कौन कर सकता है? वो नहीं सुना आपने, सिग्नेचर पावर? क्या है वो यही सिग्नेचर पावर है कि वो ऑडिट कौन कर सकता है, वो सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब आई कैप से रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। वही मैं बता रहा हूँ कि सीए हो ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट के लिए सीए होना पॉसिबल, सिर्फ सीए होना काफी नहीं है, सीए होने के साथ उसके पास एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस हो, वो आई कैप से सीए पूरा करेगा। तो अब मिसाल के तौर पे आपने एक हफ्ते बाद क्वालिफाई कर लिया, सर्टिफिकेट आ गया आपके पास कि भाई नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑफ आई कैप, एसीए आपके नाम के साथ लग गया। अगले दिन आप ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑडिट से मुराद रिपोर्ट पे साइन, मतलब ये नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो आप आई कैप के पास जाएंगे, मुझे एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दे दो, वो आपको वो लाइसेंस देगा, फिर आप ऑडिट कर सकते हैं। अब आपका सवाल कि वो अकेले कर ले, मना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ऑडिट में एक काम नहीं होता, बैलेंस शीट में कितने सारे आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू, सीओजीएस, एडमिन, सेलिंग,
प्रैक्टिकली अगर आपने किसी कंपनी, लिस्टेड कंपनी की एफएस देखी हो तो कितनी बड़ी बड़ी होती है, सही है। तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, इनके ऑडिट बंदा अकेले कर लेता है, मना नहीं है। क्लियर है? अच्छा, तो अब बात आई एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट करूं ना करूं। अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया, फिर अगले साल दोबारा आएगा ये मेरे पास, एक साल की ऑडिट हो गया। अब अगले साल की जब एजीएम चल रही है तो फिर वो अगले साल के लिए सिलेक्शन करवा रहा है, तो क्या मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, या मैं ऑडिट से विड्रॉ कर लूं? विड्रॉ कर लूं। हेस्कॉल का नाम सुना है आपने? पेट्रोल पंप से जिनके, हेस्कॉल के ऑडिटर ने विड्रॉ कर दिया था क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ था। तो जब ऑडिटर ने विड्रॉ किया तो बाकियों ने भी इसका ऑडिट नहीं किया, बिग फोर ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि नाम खराब हो गया था कंपनी का। तो जब एक कंपनी का ऑडिट से मना कर देता है, कोई ऑडिटर मना कर रहा है, तो मतलब मामला खराब है, चल ही नहीं सकता। हर साल नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट आपने 5 साल बाद शफल करना है। पार्टनर तो करना ही करना है, एक पार्टनर कंटिन्यूअसली 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। 5 साल है या 3 साल है, लॉ में रिक्वायरमेंट है, ये भी हम अभी देखेंगे, इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो सर एक्सेप्टेंस, जब कंपनी के मैनेजमेंट ने मुझे कंसेंट लेटर भेजा, तो मैं किन ग्राउंड्स पे ये देखूं कि मैं इनका ऑडिट करूं या नहीं करूं? तो आप किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के कुछ प्रोसीजर्स करेंगे, सही है। फिर आप एग्रीमेंट करेंगे, जो मैंने बताया एंगेजमेंट लेटर। तो वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के प्रोसीजर्स क्या होंगे? सबसे पहले तो आप अपना गिरेबान झांकेंगे कि क्या मेरी इतनी हैसियत है कि मैं इसका ऑडिट कर सकूं। मिसाल, यूनिलीवर, यूनिलीवर का ऑडिट करने मैं अकेला पहुंच गया, जैसे आपने सवाल किया कि अकेला चले जाए थे, तो यूनिलीवर का ऑडिट करने हम चलते हैं, मैं और आप, सही है ना। हमारे पास लैपटॉप है ना, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, और हम यूनिलीवर गए, लाओ भाई ऑडिट करेंगे आपका। कर सकते हैं। यूनिलीवर बोलेगा भाई मेरा सेल्स का डेटा देखा है तुमने? मेरे सेल्स का डेटा इतना तुम्हारी बॉडी में खून नहीं है जितना मेरा सेल्स का डेटा है। तो उनके सेल्स का डेटा, और वो हार्ड में है भी नहीं, वो तो सारा सॉफ्टवेयर पे पड़ा हुआ है। तुम अपना लैपटॉप लाओ, मैं तुम्हें ईमेल करूंगा वो डेटा, और ईमेल भी करना मुश्किल है मेरे लिए, मैं तुम्हें उसका एक्सेस दिलवाऊंगा। तुम वहां जाकर से सारा सेल्स का डेटा लोगे। क्या एक बंदे के लिए सारे काम पॉसिबल है? फिर हम एक काम करते हैं कि बैलेंस शीट आप कर लीजिएगा, पीएनएल को मैं ऑडिट कर लूंगा। पॉसिबल है? 20 अरब 50 अरब की पीएनएल आ रहा है, उसको वेरीफाई करना, उसमें 10,000 किस्म के तो लोन आ रहे होंगे, पता नहीं कितने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहे होंगे। फिर एक दिन चलें एक काम करते हैं, आप उधर वाली पीपी को देख लें, मैं उधर लोन देख के आ रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है? तो सर सबसे पहला सवाल कि क्या आपकी कंपनी के पास या ऑडिटर के पास या ऑडिट फर्म के पास सफिशिएंट स्टाफ, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, नेसेसरी टाइम, रिसोर्सेज हैं ये ऑडिट परफॉर्म करने के लिए? तो एक्सेप्टेंस के लिए आपने सबसे पहले क्या चीज देखी कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या। तो क्या इन रिसोर्सेज से मुराद सिर्फ पैसे हैं? नहीं, इन रिसोर्सेज से मुराद लोग हैं, इन रिसोर्सेज से मुराद सॉफ्टवेयर्स हैं, इन रिसोर्सेज से मुराद कॉम्पिटेंस भी है। सर बैंक का ऑडिट करने गए, तो बैंक का ऑडिट करने एक ऐसा बंदा चला गया जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस का कुछ पता ही नहीं है, क्या पॉसिबल है उसके लिए? मैं एक कंपनी का ऑडिट करने गया, वो ऑयल में डील करती थी, मतलब आपने शायद नाम सुना हो बी एनर्जी। बी एनर्जी, ये जिस तरह पीएसओ है, इस तरीके से ये लोग भी पेट्रोल बाय करते हैं, ये सऊदीया की कंपनी है। इन्होंने यहाँ पर अपने ऑपरेशंस अभी रिसेंटली शुरू किए हैं। पेट्रोल पंप्स भी इनके बहुत कम है। कैलटेक्स को ये लोग फ्यूल सप्लाई करते हैं। तो अब ये क्या करती है, ये ऑयल बाहर से मंगवाती है। कैसे मंगवाते हैं? शिप्स के थ्रू। अब वो शिप आकर कहाँ खड़ी होगी? समंदर में। वो शिप घर तक तो नहीं आएगी, वो शिप समंदर पे खड़ी होगी। तो उस ऑयल को यहाँ तक लाना है। ऑडिटर को काम क्या है? ये वेरीफाई करना कि ऑयल चोरी तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं कि ऑयल कम आ गया हो, ज्यादा आ गया हो, रिपोर्ट ज्यादा कर दिया हो, कम कर दिया हो। ये सब किसके लिए? जिसको इसकी नॉलेज होगी, जिस फील्ड की। बात समझ आ रही है? तो पहले मैंने इस चीज की नॉलेज ली, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ली, फिर मैं ऑडिट करने गया वहां। बात समझ आई? दूसरा,
आपने अपना गिरेबान झांक लिया कि सर मेरे पास तो ऑयल की नॉलेज है कि किस तरीके से ऑयल आता है, किस तरीके से ऑयल जाता है। दूसरी अहम चीज, ऑयल की मेजरमेंट ऐसे नहीं होती कि 6 कुर्सियां हैं तो 6 कुर्सियां। ऑयल तो एक कंटेनर में रखा हुआ है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे इसमें कितना ऑयल है? उसका तरीका है। तो जिसके पास वो नॉलेज नहीं है, क्या उसको ऑडिट पे भेजें? नहीं भेज सकते। दूसरी चीज, आपने अपना गिरेबान झांक लिया, हाँ भाई मेरे पास तो पैसे भी हैं, मेरे पास तो सॉफ्टवेयर भी हैं, मेरे पास तो लोग भी हैं, मेरे पास तो सब कुछ है। अब मैं जा रहा हूं ऑडिट करने, रुको रुको, उसको भी तो देखो। अपना गिरेबान झांक लिया, क्या वो इस काबिल है? हैस्कॉल के ऑडिट से क्यों मना कर दिया? हैस्कॉल के ऑडिट से शेयर होल्डर ने मना नहीं किया था कि ये हमारा ऑडिट नहीं करेगा। हैस्कॉल के ऑडिट से तो ऑडिटर ने ही मना कर दिया कि मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं करूंगा। तो ये यही वाला फेज था, एक्सेप्टेंस वाला। तो जब एक ने मना किया कि हम तो इससे हाथ उठा रहे हैं, तो बाकी बिग थ्री ने भी मना कर दिया कि भाई जब एक बिग फोर वाला बंदा मना कर रहा है तो भाई सॉरी, हमें आप पे भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड बाहर आया था, वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। तो अब आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने इंटेग्रिटी ऑफ ओनर्स, डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, आपने ये देखना है कि क्या ये लोग ईमानदार हैं या नहीं है, क्या ये लोग सही हैं या नहीं है। कैसे देखना है वो भी देखेंगे अभी। तो अभी आपकी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपने सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना है, सामने वालों को देखना है कि वो डायरेक्टर सही है नहीं है, उनके नीचे जो मैनेजमेंट काम कर रही है सही है या नहीं है। क्योंकि एट द एंड आपने जाकर इंटरेक्शन तो उन्हीं से करनी है। आपने डेटा किससे लेना है? उन्हीं से लेना है। सपोज करें ऑयल के कंटेनर हैं। अब ऑयल में मेजरमेंट किस तरह होती है? ऑयल में इस तरह होती है कि आप डिप करके देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ये सब उसकी वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं। तो लिक्विड का वॉल्यूम होता है। एक कंटेनर में देखा हमने वॉल्यूम, मैं उससे नीचे उतरा। अब समझे इस बिल्डिंग जितना कंटेनर था वो, इस पे चढ़ा, मैंने ऊपर मेजर किया, नीचे उतर के आया तो मुझे 5 मिनट लगे। फिर दूसरे पे चढ़ा, 5 मिनट लगे। इतने में उन्होंने बीच में से इधर का ऑयल उधर ट्रांसफर कर दिया। और ऐसा प्रैक्टिकली एक जगह हो चुका है। खैर, मेरे साथ नहीं, एक जगह हो चुका है। उन्होंने ऑयल सारा ट्रांसफर कर दिया। तो अब मुझे बताएं, इधर 10 लीटर और इधर भी 10 लीटर आ रहा है, तो हकीकत में कितना है? 10 लीटर है। नजर कितना आ रहा है? 20 लीटर। तो ये हरकत किसने की? मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर ने। मेरे पास नॉलेज थी, लेकिन सर वो सामने वाला ईमानदार नहीं था। सामने वाला ईमानदार नहीं था। तो आप पहले इन चीजों को देखना, अगर ये हरकतें वो पहले भी करते रहे तो आप मना कर दें, या जरूरी नहीं है मना कर दें, आप तैयार हो जाएं। तैयार होने को ऑडिट में कहते हैं सेफ गार्ड्स। क्या कहते हैं? तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप मना कर दें। आप इन चीजों के ऊपर, ये जो आपने पढ़ी, अगर आप नहीं कर सकते तो आप सेफ गार्ड्स अप्लाई कर लें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, कोई लॉ थोड़ी है कि अगर ओनर्स इंटेग्रिटी नहीं है ओनर्स के पास तो आप मना कर दें साफ। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप इस काबिल ही नहीं आप ऑडिट कर सकें। सर आप कुछ सेफ गार्ड्स। तीसरी चीज, वेदर फर्म एंड एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विथ लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या आपकी जो फर्म है, क्या वो इस काबिल भी है? अभी मैं बात कर रहा था रिसोर्सेज के हवाले से, अब मैं बात कर रहा हूं एथिकल रिक्वायरमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। इसके ऊपर हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स हैं, दो। सर आसिफ की बुक के चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 एक एथिकल को डील करता है, एक लीगल को डील करता है कि कौन सा ऑडिटर किस कंपनी का ऑडिट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे वालिद अगर एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैं उस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ, क्या खुद बताएं कि लेमैन होकर, कोई ऑडिट नहीं, कोई लॉ नहीं, क्या आप मुझे करने देंगी वहां का ऑडिट? क्यों? एग्जैक्टली exactly. आप क्या बोलेंगे? सर आपके वालिद वहां डायरेक्टर हैं, आप उनका ऑडिट करने जा रहे हैं, तो कभी बेटा बाप के ऊपर उंगली तो नहीं उठाएगा, बाबा आपने ये काम गलत किया, फिर वो घर में थोड़ी रहेगा, वो घर से बाहर रहेगा। तो इसीलिए आपको पहले से इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सा बंदा, कहीं कोई मसला तो नहीं आ रहा, कहीं इसका कोई जानने वाला तो वहां नहीं है, कहीं इसकी बीवी तो डायरेक्टर नहीं है, कहीं इसका शौहर तो कहीं डायरेक्टर नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए जो है एथिकल रिक्वायरमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, दो। आपने
एक्सेप्टेंस के वक्त इन चैप्टर्स को कंसीडर करना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है कि भाई वो क्या एथिकली और लीगली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या। चौथी चीज, ऑडिटर ऑल्सो कंसीडर्स एट सिग्निफिकेंट मैटर्स अरोज ड्यूरिंग प्रीवियस एंगेजमेंट्स। बात समझ में आई? ऐसे मैटर्स, ऐसे मैटर्स जो के प्रीवियस एंगेजमेंट में आए हैं। हैस्कॉल की एग्जांपल दोबारा दूंगा। जब हैस्कॉल का मसला निकला तो अगले साल का ऑडिट से मना कर दिया लोगों ने, क्यों? सर पिछले साल एक ऐसा मसला निकल के आया था कि, बात समझ में आई? तो आपने सबसे पहले क्या करनी है, इन चार चीजों को कंसीडर करना है। पहली चीज, अपने इसको बहुत आसान समझने का तरीका, अपने गिरेबान में जाके कि क्या मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। सही। दूसरी चीज, सामने वाले को देखें क्या वो इस काबिल है या नहीं है। तीसरी चीज, क्या मैं काबिल तो हूं लेकिन क्या मैं एथिकली और लीगली इजाजत भी है कि मैं इसका ऑडिट कर सकूं। चौथी चीज, क्या ऐसे तो नहीं पिछले ऑडिट्स में कोई ऐसे मसले निकल के आए हो जिसकी वजह से मुझे इस कंपनी का ऑडिट नहीं करना चाहिए। सर अज्यूम करते हैं कि ये मसले निकल के आ गए। सही है। क्या मसले? सर या तो मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, या वो ईमानदार नहीं है, या फिर एथिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स का मसला है। अच्छा, इसका जो मसला है ना एथिकल और लीगल रिक्वायरमेंट्स का, इसका क्या हल है? तो चैप्टर 6 एंड 7 में पढ़ेंगे कि क्या हल है। अच्छा, सिग्निफिकेंट मैटर्स प्रीवियस एंगेजमेंट्स में आए, इनका क्या हाल है? तो इससे मैंने क्या कहा, सेफ गार्ड्स अप्लाई करेंगे आप। वो कौन से सेफ गार्ड्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। सही है। सबसे पहले एक बात करते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मसला है, आपके पास इंटेग्रिटी का मसला है ओनर्स के, आपके पास सिग्निफिकेंट मैटर्स का मसला है। इसकी बात नहीं कर रहे अभी हम। क्यों? इसके लिए मैंने बताया 2 चैप्टर्स हैं पूरे पूरे, तो उसमें बताया कि अगर एथिकल का मसला हो तो क्या करो, लीगल का मसला हो तो क्या करो। लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि ऑडिट में स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर यही है। तो सर अभी आप क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आपको मसला आ रहा है कि सर कॉम्पिटेंट नहीं हो शायद हम, तो आप क्या करें, आप क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले लें। मेरे पास ऑयल कंपनी के अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो मैं क्या करूं, नहीं करूं, अंडरस्टैंडिंग ले लें। सर सबसे पहले आप क्या करें, अंडरस्टैंडिंग ले लें। सर आप रेलेवेंट फील्ड की नॉलेज ले लें। जब मुझे पता चला कि डेंसिटी मेजर करनी होती है, टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो मैंने बैठकर रिसर्च की कि किस तरीके से कन्वर्जन होती है, ऑयल में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी कम होने से क्या होता है। मैंने सबके ऊपर रिसर्च की, नॉलेज जमा गई, फिर ऑडिट करने गया। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि सर वहां पे अगर मैं ये ना करके जाता तो वो तो जो करता रहता मैं हाँ में हाँ मिलाता रहता, लेकिन मुझे तो वहां उसी को तो वेरीफाई करना है। तो मैंने वहां जाके ऑब्जेक्शन उठाया कि तुमने ये जो मेजर किया है मेरे हिसाब से 5 है। उसने कहा नहीं सर 4 है। बोलूंगा नहीं ये ऐसे होना चाहिए। उसने कहा अच्छा ठीक है सर। मैंने कहा जब तुम इसको मेजर करोगे तो ऐसे लाओगे कि गिरे ना या खराब ना हो, वॉट एवर द चीज। तो ये कब पॉसिबल है? जब नॉलेज हो मेरे पास। अगर नॉलेज ही नहीं है तो क्या कर सकता हूँ? फिर आपने बात की, फिर आप क्या करें, आपके पास रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि सर लॉस क्या कहते हैं उस चीज के ऊपर। बैंक की मिसाल दी मैंने आपको, तो सर बैंक के ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस। सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सब, ये सारे लॉज अप्लाई होते हैं। तो आपके पास इन लॉज की नॉलेज होना चाहिए या नहीं? जरूरी है, होनी चाहिए। फिर सर आपने कहा कि शायद कॉम्पिटेंस ना हो, क्या करें अब इस सूरत में? आप एक काम करें ना, आप अपनी फर्म में एक ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बना लें कि अगर आपने ऑडिट करा और आप ऑडिट करके आई तो फौरन से वो ऑडिट रिपोर्ट बन के बाहर नहीं जाएगी। मैं उसको रिव्यू करूंगा, मैं उसको देखूंगा, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हम कंसीडर कर लेंगे। तो कुछ क्वालिटी से रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बना लेते हैं
कि सर वो चीजें बाहर जाएं तो दूसरे हाथ से होते हुए जाएं। ठीक है सर, और क्या करें सर? सर आप ये करें, आपने कहा आपको डर है कि कहीं ये लोग तो ईमान बेईमान नहीं है, आप क्या करें, आप ओनर्स की इंक्वायरी कर लें कि ये ओनर्स कौन है, पहले कहाँ काम कर चुके हैं, इनकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आप अब अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज किस बंदे की? कंपनी की। अब कंपनी की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी ले रहे हैं? ओनर्स और डायरेक्टर्स की नॉलेज ले लें। अब आप ये वाला काम कर लें। मैं एक कंपनी के ऑडिट पे गया, वहां पे जाकर मैंने देखा कि उस कंपनी के जो ओनर थे वो बड़े नमाजी हाजी, ये सारे काम हमें सबको नमाज के लिए लेके जाते थे वो। और फिर मुझे पता चला बाद में ये तो अपनी सेल्स ही अंडर स्टेट भी कर रहे होते थे। आप बताएं। तो आपने अंडरस्टैंडिंग, अब मुझसे आकर कोई पूछेगा कि वो फलाना साहब उस कंपनी के ओनर कैसे हैं, मैं बोलूंगा बड़े अच्छे नमाजी हैं, हम सबको नमाज की दावत देते थे, जब भी नमाज का टाइम होता तो सबको पूरे ऑफिस को बुलाते थे, आओ नमाज के लिए चलो। फिर जब बाद में मैंने देखा तो उन्होंने सेल ही 20 अरब की दिखाई हुई और 40 अरब की है। सही है। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए आपके पास। सर आप ये देखें कि क्लाइंट की कमिटमेंट कैसी है क्वेश्चनेबल इश्यूज के ऊपर, कोई मसला आता है तो किस तरीके से उसे अपर मैनेजमेंट डील करती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वहां पर पता चला फ्रॉड हुआ है, वहां पे कोयला चोरी हुआ है, कोयला चोरी हुआ है, और अपर मैनेजमेंट ने कहा अरे कोयला चोरी हो गया, कितने का था, 10 रुपए किलो। तो आपको 100 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, कंपनी को 10 रुपए 12 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। 12 रुपए किलो कितना चोरी हुआ, 100 किलो कितने का है, 1200 रुपए का। खैर यार छोड़ो, क्या जरूरत है इतने से अमाउंट, क्या ये सही है? ये तो गलत है। सर आप अमाउंट को क्यों देख रहे हैं कि 1200 रुपए का है? आप ये देखें कि चोरी हुआ है, आज 100 रुपए का, आज 100 किलो हुआ है, कल 1000 किलो होगा, फिर 100 टन होगा, फिर पूरे पूरे ट्रक ही गायब हो जाया करेंगे, आप क्या करेंगे? तो सर आप ये देखें कि अपर मैनेजमेंट किस तरीके से इन इश्यूज के ऊपर जवाब देती है, डील करती है। ये सारे आपने फैक्टर्स क्या किए, कंसीडर किए। अच्छा ये सेफगार्ड्स नहीं है, फैक्टर्स हैं। आपने इन फैक्टर्स को कंसीडर किया, क्या मतलब? आपने कहा सर ये मसले हैं, इन मसलों के लिए ये फैक्टर्स हैं, आपने इन फैक्टर्स पे काम किया, आपने अंडरस्टैंडिंग ली, बिजनेस की, उधर की, सब करने के बाद अब पता चला यार मसला तो है। मसला क्या है? सर मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग ली, समझ में आ गया, सर ओनर्स की अंडरस्टैंडिंग ली, समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? सर मैंने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं क्या करूं, किस तरीके से चीजों को वेरीफाई करूं? तो आपके पास अब जो अगला काम है वो है सेफ गार्ड्स। इन चीजों को एड्रेस करने के लिए बाद में मसले ना आए, आप क्या करेंगे? सेफ गार्ड्स अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर आप रियलिस्टिक टाइम फ्रेम एग्री करें। ऐसा तो नहीं है ना कि यूनिलीवर के ऑडिट आप बोले यार एक हफ्ते में हो जाएगा, पॉसिबल है, 3 महीने लगते हैं तकरीबन। नॉर्मली एक ऑडिट में 2 से 3 महीने लगते हैं। सही है। तो आप क्या करें, टाइम फ्रेम जो एग्री करें वो रियलिस्टिक करें, जज्बाती होकर ऐसा टाइम फ्रेम एग्री ना कर दें कि बाद में पछताना पड़े। सर आप यूनिलीवर के ऑडिट पे हम दोनों चले गए, काफी है? कितने लोग होने चाहिए? सर 20-25 लोगों की टीम होनी चाहिए जो कि 2-3 महीने लगाएगी, या 10-12 बंदों की टीम हो, मिसाल दे रहा हूँ, 10-12 बंदों की टीम होनी चाहिए जो कि जाए वहां टाइम लगाए अच्छा खासा। 2 बंदों का काम नहीं है वहां पे। तो सर आपने सफिशिएंट स्टाफ को वहां भेजना है। आपने ही कहा था ना कि मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, जब आपने कहा है फैक्टर्स कंसीडर कर लिए, अब उनको भेजो वहां पे। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपने कहा सर ये तो ऑयल का मसला है, ये तो सर मैंने एक काम किया, मैंने एक बंदे को फोन किया जो कि फर्म में कोई 10 साल से है, और वो उस किसी ऑयल की कंपनी में काम कर चुका है, तो मुझे बताया उसके पास नॉलेज होगी। तो मैंने उसे कहा यार आप मेरे साथ चलेंगे काइंडली, क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, अगर वो कहीं घुमाने की कोशिश करेगा भी, मुझे आपने नॉलेज तो दे दी है, लेकिन फिर भी अगर वो कहीं घुमाएगा तो आप साथ में होंगे। तो आप क्या करें, आप एक्सपर्ट्स को अपने साथ रख लें। एक और एग्जांपल, सर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का मसला है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का मसला है।
अब आप कोई स्टेट एजेंट तो है नहीं, आपको तो नहीं पता कि क्या वैल्यू होनी चाहिए किस जगह की। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं अपने साथ एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को लेके चलूंगा टीम में, क्योंकि इस कंपनी का काम ही प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो मैंने अपने साथ एक एक्सपर्ट को, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। सर एक काम करते हैं ना, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही बाहर से हायर कर लेते हैं, वो ऑडिट करके आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड ऑडिट और अकाउंटिंग के फील्ड के माहिर कौन है? आप। इसके अलावा किसी को रखना चाहे मसला नहीं, इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम कि आप किसी एक्सटर्नल पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, इजाजत है। लेकिन वो ऑडिट और अकाउंटिंग का बंदा नहीं होना चाहिए। पता चला आप बोलें कि मैंने 1 करोड़ का क्लाइंट लिया, 10 लाख में एक ऑडिटर को अपॉइंट किया और ऑडिट करवा लिया उससे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट और अकाउंटिंग के माहिर कौन है? आप। उसके अलावा आपको डाउट है यार ये एसी कितने का है, ये जमीन कितने की है, या ऑयल की वैल्यूएशन करनी है, आप कर सकते हैं अपॉइंट। तो आपको अपने साथ एक्सपर्ट को रख लें। अगर आपको ये डर है कि ये तो ऑयल का मसला है, ये तो प्रॉपर्टीज का मसला है, तो इजाजत है आपको। अच्छा सर, अब मसला था ओनर्स के ऊपर, अब इनके लिए क्या करें, क्या लगता है? हमें बिजनेस का मसला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसको करें क्या करें, ये तो हमने कर लिया। अब ओनर्स का मसला है, इनके लिए क्या करें? ये ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है, अब इनके लिए क्या करें? सर इनके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जो पिछले साल ऑडिट करके गया है हैस्कॉल का, उससे बात कर लूं, उससे एक मुलाकात कर लेता हूँ। तो उस मुलाकात को यहाँ कहते हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। किस चीज की चाबी? समझ में आया? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। आपने ये कहा कि भाई मैं पिछले वाले से बातचीत कर लूंगा, तो सर पिछले वाला फारिग नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उस कंपनी को, आप उस बंदे को एक लेटर भेजेंगे कि देखो मैं हैस्कॉल को ऑडिट करने जा रहा हूँ, मुझे अप्रोच किया, सॉरी मैं जा नहीं रहा, मुझे अप्रोच किया उन्होंने। तो मुझे बताओ इनके ओनर्स के बारे में, पिछले साल ये जो आपने बोला यहाँ सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग, कौन बताएगा ये? वही बताएगा ना, और कोई बताएगा आपको? वही बताएगा आपको जो ऑडिट करके आया है। वो बताएगा कि किस जगह पर क्या क्या मसले हैं, उसको खास तौर पे देखना। यहाँ पे ये लोग फ्रॉड करते हैं, ऐसे चोरी करते हैं। तो सर आपने इसके लिए क्या लेना है? एक प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर ले लें। किससे? प्रीवियस ऑडिटर से। मैंने आपका ये वाला मसला भी हल कर दिया। सर और कोई शिकायत? सर वो अगर लेटर ना मिल सका किसी वजह से, तो आप क्या करें, आप ये इंफॉर्मेशन अदर सोर्स से ले। सारी बात समझ में आई? सारी कहानी क्या है इसकी, कि क्या मसले थे, क्या फैक्टर्स कंसीडर करने, और फिर आप उसके लिए क्या सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे। सर आपने ये सारे काम कर लिए, तो आपकी जिंदगी में क्या हुआ? मसले निकल के आए, फैक्टर्स को कंसीडर किया, और फिर सेफगार्ड्स अप्लाई कर लिए। तो अब आपने इन सब के बाद क्या डिसाइड किया होगा कि मैं ऑडिट करूं या ना करूं? तो आपने बोला इन सब के बाद कि सर या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट, मैं क्या करूंगा? अब एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या करेंगे? आप अपना कंसेंट, आप अपनी रजामंदी किसको कम्युनिकेट कर देंगे? कंपनी को, जो मैंने तरीका बताया एजीएम से पहले, कि हाँ भाई मैं आपको ऑडिट करने के लिए, जो मैंने यहाँ पे बात की कि भाई मैं आपको ऑडिट करने के लिए तैयार हूं, आपने एक्सेप्टेंस दी। फिर उसने आपको कहाँ बुलाया? एक जनरल मीटिंग के अंदर। उसने आपको जनरल मीटिंग में बुलाया, वहां बैठकर उसने क्या किया? शेयर होल्डर्स ने आपको अपॉइंट किया। सिर्फ आप होंगे वहां, और भी बहुत सारे लोगों को शायद बुलाया हो। ठीक है, अच्छा एक्सेप्टेंस प्रोसीजर सबने किए होंगे? सबने किए होंगे। लेकिन क्या शेयर होल्डर्स ने एंगेजमेंट लेटर सबने साइन किया होगा? कुछ समझ में आई बात?
Auditor should ensure that removal of predecessor auditor and appointment of auditor is in accordance with legal requirements. सर अगर पिछला ऑडिटर छोड़ के जा रहा है तो उसके छोड़ के जाने का लीगली कंप्लाइड हो, जो आपको लॉ ने तरीका बताया है, आपका आना लॉ के हिसाब से हो, ये सब आपने इंश्योर करना है। अपॉइंटमेंट शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। फिर आप एंगेजमेंट लेटर की तरफ जाएंगे, जब अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो। और अगर सिलेक्शन ही ना हुई तो आप अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, अभी हम एक्सेप्टेंस वाले फेज में ही आते हैं, वापस कंटिन्यू कर रहे हैं इस फेज को। मैं एंगेजमेंट लेटर पे इसके बाद जाऊंगा, पहले ये कंप्लीट करते हैं। सर आपने एक बात बोली ये, तो सर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर क्या है, कैसे, थोड़ी सी इस पे बात कर लें, कैसे भेजेंगे, कौन भेजेगा? सबको कर, जो भी कंपनी उसे अप्रोच करती है कि हम चाहते हैं हमारा ऑडिट आप करें, वो एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर्स करते हैं, देखते हैं, और ये सब करने के बाद वो उनको जवाब देते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सेफगार्ड्स हर जगह करें। भाई जिस कंपनी का पता है, देखा उन्होंने सब सही है, तो वहाँ कोई सेफगार्ड की ज़रूरत है? उन्होंने देखा कि मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं। अब बिग फोर है, मिसाल लेते हैं यूसुफ आदिल है, मेरी फर्म में कोई क्लाइंट आता है तो वो ये थोड़ी देखते हैं हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास नॉलेज भी है, हर फील्ड की नॉलेज है। बैंकिंग में उनके पास बंदे हैं, नॉलेज ऑयल के उनके पास बंदे हैं, उनके पास एक्सचेंज कंपनी के बंदे भी हैं, तो हर तरह के लोग हैं उनके पास। तो वो ये थोड़ी सोचेंगे कि इस फील्ड का बंदा नहीं है, इसका एक्सेप्ट करूँ ना करूँ। क्लाइंट आता है, वो बाकी चीज़ें देखते हैं और फिर उसे कंसेंट भेज देते हैं। अच्छा, अब आपकी बात हो रही है किसके ऊपर? प्रोफेशनल प्रोफेशनल क्लियरेंस के ऊपर। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, इस पर आपकी बात हो रही है। अब मुझे बताइए भेजेगा कौन? ऑडिटर कौन? दो हैं ऑडिटर, तो किसको, दोनों ही ऑडिटर हैं, किसको भेजेगा, कौन भेजेगा? शेयर होल्डर भेजेगा। वो तो सही तरह फिर से समझें, हम पैटर्न से बाहर हो गए। अभी हुई क्या है कहानी, यूनिलेवर ने कहा पीडब्ल्यूसी को तुम मेरा ऑडिट करो, सही है। हैस्कॉल पे आते हैं, हैस्कॉल का ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, हैस्कॉल ने कहा पीडब्ल्यूसी तुम मेरा ऑडिट करो। पिछला ऑडिटर था यूसुफ आदिल। अब पीडब्ल्यूसी प्रोसीजर्स कर रहा है, यूनिलेवर हैस्कॉल कर रहा है, या यूसुफ आदिल कर रहा है? अब सोचें, मकसद क्या है, लेटर है क्या? ये लेटर तो क्या बता रहा है कि मैं, बात समझिएगा, हैस्कॉल में जब फ्रॉड हुआ तो उसका पुराना ऑडिटर था यूसुफ आदिल, उसने अगले साल का ऑडिट करने से मना कर दिया। वो गया पीडब्ल्यूसी के पास, मेरा ऑडिट कर दो भाई। तो उसने कहा अच्छा, तुम्हारा ऑडिट करना है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर है ये कौन कर रहा था? बात समझ में आई? बिल्कुल सही। तो जब पीडब्ल्यूसी ये प्रोसीजर्स कर रहा है तो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजेगा कौन? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजेगा। समझ में आई? किसको भेजेगा? हैस्कॉल को कह रही थी अब तो। हैस्कॉल को समझेगा, अगर मैं बोलूं 2 मिनट को हैस्कॉल को भेजेगा, तो प्रोफेशनल क्लियरेंस में पूछ क्या रहा था वो, कि मुझे इन लोगों के बारे में बताओ। मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा है। आप मुझसे मेरे बारे में पूछें, बहुत अच्छा हूं। लेकिन आप मेरे बारे में किससे पूछेंगी? किसी और से। या तो यहां पर भी सेम, आपने कहा सर हैस्कॉल के बारे में, हैस्कॉल के बारे में पूछना है तो किससे पूछेंगे? सर कभी आपने नोटिस किया है कि जो रिश्ते विश्ते तय होते हैं तो उसमें जब
लड़के की इंक्वायरी की जाती है तो क्या लड़के वालों से पूछा जाता है? फिर रिश्तेदारों से, उसके आस पड़ोस वालों से ऐसे ही किया जाता है। ऐसे ही लड़के वाले लड़की वालों की इंक्वायरी करते हैं तो उससे पूछते हैं, आस पड़ोस वालों से पूछते हैं। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट। तो हैशकॉल से नहीं पूछना, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं यूसुफ आदिल से? क्योंकि जानिए तुम इसका पिछले ऑडिट कर चुके हो, तो तुम मुझे बताओ कि क्या मैं इसका ऑडिट करूं या ना करूं। तुम मुझे चीजें बताओ। अच्छा, अब ये वाली जो बात है कि वो मतलब गलत डिसीजन दे, अनबायस बातें बोले, तो वो झूठ बोलेगा, तो बाद में कहीं ना कहीं पकड़ा फंस जाएगा, या उसके ऊपर भी इल्जाम भी तो लग सकता है ना, नाम खराब हो जाएगा। यार अनप्रोफेशनल हरकत है ये, तो ऐसी हरकतें नहीं करते नॉर्मली। तो ये अनप्रोफेशनल हरकत है, अनएथिकल हरकत है। क्या आपने अपनी पर्सनल कोई भड़ास निकालने के लिए वो कर दिया? सच सच बातें बताएं। आपकी फीस नहीं दी इन्होंने, बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर काम करूं। आपको ऑडिट में परेशान किया, बताओ, मैं देखता हूं इनको जाके, भाई भाई हैं हम दोनों। ये वाली चीज होती है यहाँ पे। तो अब प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का जवाब कौन देगा? बस सर थोड़ी सी चेंजिंग है रिश्ते में और ऑडिट में, वो ये है कि पीडब्ल्यूसी ये प्रोफेशनल क्लियरेंस इसको जब भेजेगा ना, जब भेजेगा, तो वैसे रिश्तों में तो किसी से इजाजत नहीं लेते आप, वो खुद ही चले जाते हैं, यार मुझे बताओ इनके बारे में कैसे लोग हैं, क्या है कैसे। यहाँ पर आपने हैस्कॉल से इजाजत लेनी है। क्यों? क्योंकि सर ये रिश्ता नहीं, ये ऑडिट है, और ऑडिट में होता है कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो आपको यूसुफ आदिल ने, अब अज्यूम करें पीडब्ल्यूसी, पीडब्ल्यूसी अभी समझिएगा, ये अपॉइंट हो गया, अपॉइंट हो गया। कुछ समझ में आया क्यों पूछ रहे हैं? ये तो अनअपॉइंटेड है। क्या सिर्फ पीडब्ल्यूसी होगा? केपीएमजी, ईवाई, रियाज अहमद, डबल ए बेक, पता नहीं कितनी कंपनीज भेज रही होंगी, कितनी फर्म्स भेज रही होंगी। तो सर सवाल ये है, यूसुफ आदिल सबको जवाब दे रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। इन चार ऑडिटर्स के अंदर एक पांचवा फ्रॉडिया निकल आया, जो कि हैस्कॉल का दुश्मन है, कॉम्पेटिटर है, उसने भी एक जाली प्रोफेशनल क्लियरेंस निकालकर, समझ आया? तो सर सबसे पहले तो पीडब्ल्यूसी इजाजत लेगी किससे? कि यार मैं क्या यूसुफ आदिल को भेजूं या नहीं भेजूं। तो अब क्या होगा, वो यस या, समझिएगा। अच्छा, अभी जिनकी बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है अभी, पीडब्ल्यूसी और यूसुफ आदिल। इन दोनों को, अब यहाँ तो हम ऑडिटर्स का नाम यूज कर रहे हैं, वैसे क्या कहा जाएगा इनको, मैं इनके नाम बता दूं। जो छोड़ के जा रहा है उसे कहा जाता है प्रीडिसेसर ऑडिटर या आउटगोइंग ऑडिटर। प्रीडिसेसर ऑडिटर या आउटगोइंग ऑडिटर, ठीक है। और जो आ रहा है उसे क्या कहेंगे? इनकमिंग ऑडिटर। इनकमिंग ऑडिटर, एक ही नाम है। उसको भी आसान रखें, आउटगोइंग और इनकमिंग। अगर कहीं प्रीडिसेसर का लफ्ज सुनने को मिल जाए तो याद कर लीजिएगा, वरना आउटगोइंग और इनकमिंग, एक जा रहा है और एक आ रहा है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? यूसुफ आदिल के, पीडब्ल्यूसी के? नहीं, अभी हम लोग कौन है? पीडब्ल्यूसी। अज्यूम करते हैं कि हम लेटर भेज रहे हैं, तो सर आप प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेज रहे हैं, तो आप कौन है? इनकमिंग ऑडिटर। तो आपने कुछ काम करना है। सर सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इजाजत लेनी है। इजाजत फ्रॉम, तो हैस्कॉल इजाजत देगा, या तो वो कहेगा हाँ भाई, या तो वो कहेगा नहीं भाई, सॉरी, मैं इजाजत नहीं दे रहा। मुझे बताएं, अगर वो इजाजत ना दे, आप क्या करेंगी? आप ऑडिटर हैं। बाहर से किसी और से पूछ लेंगे। और हम्म, जरा सोचें, जरा सोचें। मैं हैस्कॉल से इजाजत मांग रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा। ये चले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपके बारे में आपकी दोस्त से कुछ पूछ लूँ,
आपने कहा नहीं सर। इसका मतलब क्या है? कोई मसला है, कोई गड़बड़ है। मैं उससे पूछा सर मैं पढ़ा लूं इसको, ये पढ़ने में सही है। अगर आप बोले नहीं नहीं, मुझसे इससे मत पूछेगा मेरे बारे में, इसका मतलब कुछ तो मसला है। मतलब हैस्कॉल में प्रॉब्लम है, कोई फ्रॉड है, कोई चोरी है, तभी तो वो कह रहा है नहीं नहीं उससे नहीं पूछना, वो सच बोल देगा। बात समझ आ रही है? तो अगर हैस्कॉल इजाजत ना दे, आप रिजेक्ट कर दें, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी और से नहीं पूछेंगे आप। क्यों? वजह क्या है? एक बंदा खुद अपने मुंह से मना कर रहा है, नहीं नहीं मेरे बारे में किसी और से मत पूछना। अगर इजाजत दे देता है, नो मना कर दिया तो बात ही खत्म। मना कर, आप बोलेंगे तुम इजाजत नहीं दे रहे, मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं कर रहा, रिजेक्ट, जाओ। वो बोलता है अच्छा यार चलो ले लो, क्या याद करोगे, इजाजत है तो ठीक है सर, अब क्या करें? तो अब क्या होगा? अब वो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजेगा। जो इनकमिंग ऑडिटर है वो किसको भेजेगा? आउटगोइंग ऑडिटर को। वो उसको प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजेगा, फिर वो उसका जवाब देगा। जवाब देगा तो वो आउटगोइंग वाले में पढ़ेंगे हम, अभी साइड में है। तो वो उसका जवाब देगा। जवाब आया, या ऐसा भी तो हो सकता है वो जवाब ही ना दे। हो सकता ही नहीं हो सकता, जवाब दे या ना दे। अगर अगर जवाब ही नहीं देता तो अब क्या करें? अब क्या करें? अब आपकी वाली बात कि सर अब अदर सोर्स से ले लें, क्योंकि अब हैस्कॉल ने तो मना नहीं किया ना। तो मुझे हैस्कॉल पे शक करने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा खराब है। मुझे क्या मसला आ रहा है? सर ऑडिट करना है, सही है, इजाजत भी दे दी हैस्कॉल ने, लेकिन वो पुराना वाला यूसुफ आदिल जवाब नहीं दे रहा, वो आउटगोइंग ऑडिटर जवाब नहीं दे रहा, बहुत ही मसरूफ है शायद, या बहुत एटीट्यूड आ गया उसमें। तो सर अगर उसने जवाब नहीं दिया तो अब मैं क्या करूंगा? तो अब आपकी वाली बात कि यार अदर सोर्स से हैस्कॉल के बारे में पूछ लेते हैं, यार बता दो कैसे है। एक घर वाले ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं बता रहे इनके बारे में, दूसरे पे चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना मना कर देंगे, इसने बताने से मना कर दिया तो काम ही खत्म, ऐसा नहीं है। अदर सोर्स। अच्छा सर जवाब आ गया, जवाब आ गया, और जवाब में दो चीजें आएंगी, या तो सब सही है या गलत है। यही दो बातें बोलेगा ना, वो बोलेगा यार हाँ स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, नहीं यार बहुत बुरे, बहुत घटिया लोग है, तो ये बात करेगा। सही है। अगर गलत लोग हैं, सही लोग हैं, सही लोग हैं तो क्या करें? कर लें बस, आप डिसाइड कर लें कि आपने ऑडिट, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। गलत लोग हैं तो ये बात है कि गलत लोग हैं तो लोग यहाँ पर क्या जवाब देंगे? मना कर दो। नहीं, गलत लोग हैं तो सर अभी तो पढ़ा आपने, मसला है तो सेफगार्ड्स अप्लाई करना है। तो अगर गलत लोग हैं तो जो ऊपर आपने सेफ गार्ड्स, सर पता चला कि ये तो फ्रॉड करते हैं, तो आपने कहा आइजा 240 फ्रॉड पे काम करता है, तो मैं आइजा 240 को साथ लेकर चलूंगा। वो सीआईडी वाला दिमाग, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मैं इसको बहुत ध्यान से लेकर चलूंगा फॉर एवर। बात समझ आई? ये किसके लिए बात थी सारी? इनकमिंग ऑडिटर की। अब बात करते हैं किसकी? अच्छा आपने पूछा कि सर इनकमिंग का कोई और नाम, एक और नाम भी है, लेकिन वो इतना देखने को नहीं मिलेगा, इसे कहते हैं प्रोपोज्ड ऑडिटर। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? प्रीडिसेसर ऑडिटर। प्रीडिसेसर और प्रोपोज्ड, लेकिन जो आसान समझने वाला है वो आउटगोइंग और इनकमिंग है, ये ज्यादा आसान लगता है मुझे। अच्छा, अब सर एक काम हो गया हल। अब लेटर आएगा किसके पास? भाई आपने इजाजत ली और भेज दी, आपने इजाजत ली, और जवाब तो वो देगा ना आउटगोइंग वाला। तो अब आउटगोइंग के हवाले से अब हम पीडब्ल्यूसी से उठकर कहाँ गए? यूसुफ आदिल की तरह सोचें। अब आउटगोइंग ऑडिटर के पास, अब आउटगोइंग ऑडिटर के पास लेटर आया, तो उसने क्या करना है? जवाब देना है। अब उसके ऊपर क्या चीजें अप्लाई होती हैं ऑडिट वो बता रहा है, क्योंकि जाहिर है आप हमेशा क्या इनकमिंग ही होंगे?
तो आउटगोइंग भी होंगे कभी कभी ना कभी। तो यूसुफ आदिल भी एक्सेप्टेंस वाले काम करते रहा होगा, फिर एक दिन आया कि उसके पास आउटगोइंग आया। सास भी कभी बहू थी वाली बात, तो ये भी कभी बहू था, लेकिन अब बेचारा सास बन गया, तो अब इससे लोग मशवरा मांग रहे हैं कि यार तुम कर चुके हो, अब बताओ। फिर कुछ टाइम बाद पीडब्ल्यूसी पुराना हो जाएगा तो कोई और आकर उससे इजाजत लेगा। तो ये वाली कहानी, सास भी कभी बहू थी। तो आउटगोइंग ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर shall comply with legal and ethical requirements relating to such communication and disclosure। देखें, सबसे पहले तो जवाब दे रहे हैं आप किसके बारे में? आप हैश कॉल के बारे में जवाब दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? ऑडिटर को। प्रोपोज्ड ऑडिटर है वो। क्या ऑडिटर फाइनल हो चुका है? नहीं। तो सर अभी जरा मुझे थोड़ा रुकना है, मुझे ऐसी जवाब नहीं दे देना। तो मैं जवाब देने से पहले क्या करूंगा? इजाजत मांगूंगा स्कूल से, क्या आपके बारे में इनको बता दूं? दोनों मांगेंगे इजाजत। अब बात आ रही होगी हमारे जहन में, सर उसको इजाजत दे दी, इसको मना कर दिया। सोचें आपके जहन में आ गई तो इनके जहन में भी आ गई है। तो हैस्कॉल ने उसको जवाब दे दिया और इसको इजाजत दे दी, हाँ यार तुम भेजो, क्या याद कर। यूसुफ आदिल के पास आया, यूसुफ आदिल ने कहा सर वो ऐसे ऐसे आपके बारे में पीडब्ल्यूसी पूछ रहा है, इजाजत दे दूं? आपने कहा यार नहीं दो, यार नहीं दो या दे दो, दो बातें। अगर नहीं दो, अब तो फंस गए। अब तो फंस गए। क्यों फंस गए? सर आप बोल नहीं रहे कुछ, वो क्या समझ रहा है? यार जवाब नहीं दे रहा, कितना गलत आदमी, कितना घटिया आदमी है, तो सेफगार्ड मैं किसी और की तरफ जा रहा हूँ। नहीं सर, ऑडिट ने बोला अच्छा नहीं जवाब दे रहा ना, तुम्हें तुम्हें मैं तरीका बताता हूँ। अगर ये तुम्हें इजाजत ना दे तो तुम उसके लेटर का जवाब पता है कैसे दो? तुम उसे बोलो कि भाई मुझे हैश कॉल आपको जवाब देने से मना कर रहा है। तो ये लूप होल खत्म हो गया। देखिए दुनिया में कभी ना कभी ये वाला हरकत हुई थी, तब ये वाली चीज आई। तो किसी होशियार ने ये हरकत करी, इसको इजाजत दे दी, उसके पास पहुंचा, उसने उसको मना कर दिया, नहीं कोई जवाब नहीं देना। और उसने जवाब नहीं दिया तो वो समझ रहा है यार कितना घटिया आदमी है ऑडिटर। तो लॉ ने कहा या ऑडिट ने कहा कि अब एक काम करना, तुम्हें अगर मना भी करे ना हस्कॉल, तो तुम जवाब देना और क्या कहना कि यार हैस्कॉल मुझे जवाब, यार सॉरी मैं आपको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे मना कर रहा है। फिर पीडब्ल्यूसी क्या करेगा? बोलेगा अच्छा मुझे इजाजत देकर उसको मना कर रहे हो, होशियारी। तो डबल मसला है तुम्हारा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जाओ। बात समझ आ रही है? सर इजाजत दे दी, इजाजत दे दी। इस सूरत में क्या करेंगे आप? इसमें आप सब कुछ सच सच बता देंगे। इजाजत दे दी ना उन्होंने आपको, जो भी मसले आपको आए, आपने बोला सर यहाँ पे फ्रॉड होता है, सर ये इनका क्रिटिकल एरिया है, सर इनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, सर इनका जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है वहाँ बहुत सारे मसले रहते हैं। तो आपने कहा अच्छा तो मतलब मुझे इस हिसाब से तैयार होना है। आपने सारी बातें सच सच बतानी है उसे। क्या करनी है? सच सच बतानी है, रेलेवेंट फैक्ट्स बताने हैं, और ये उसे लिखकर लिफाफे में बंद करके भेज देना है। बात खत्म। डिपेंड करता है, अगर आपको जो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लेटर के थ्रू आया है तो आप लेटर के थ्रू जवाब दे दें। ईमेल के थ्रू आया, ये पॉलिसी फर्म की अपनी होती है, इसमें कोई वो जरूरी नहीं है। समझ में आया कुछ? कुछ समझ में आया? सारा समझ में आ गया। एक बार और देख लें इसे, अगर कहीं कोई सवाल है तो पूछ लें। पढ़ने में क्या आ रहा है, मैं यही सोच रहा हूँ, इतने वर्ड से आप देख रहे हैं, आपको पढ़ने में क्या आ रहा है? सर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के बारे में आज हमने पढ़ा। तो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के बारे में हमने कहा कि कुछ मसले मसाइल हैं, उनके लिए आपने कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है, फिर कुछ सेफगार्ड्स अप्लाई करने हैं, उसके बाद क्या होगा? एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अच्छा एक काम आपने कहा कि सर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजना है आपने, तो जरा उसके बारे में कुछ बता दें। मैंने कहा ठीक है। तो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर इनकमिंग ऑडिटर भेजेगा किसको? आउटगोइंग को।
हाँ भेजेगा, पहले बात हो रही है भेजेगा। अच्छा सर भेजने का तरीका, पहले कानून पढ़ते हैं इनकमिंग के लिए। सर इनकमिंग वाला इजाजत लेगा, अगर इजाजत नहीं मिली मना कर देगा, इजाजत मिल गई तो सर जवाब आया या नहीं आया। अगर जवाब नहीं आया तो वो ऑडिटर ने जवाब नहीं दिया, हैशकॉल का कसूर नहीं है, आप कहीं और से इंफॉर्मेशन ले लें। अच्छा अब कोई, मैं सोच सकता हूँ यार हो सकता है उसको मना कर दिया हो जवाब देने से, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर अब कानून अप्लाई हो, अब ये ऑडिट कहता है कि अगर आपके पास आए भी और आपको मना भी किया जाए तो भी आप जवाब दें। अब भी अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब आप जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे, लेटर खो गया, दिस इज द रीजन। आपने कहा ठीक है सर। अब जवाब आ गया तो सर सब सही है सब गलत है, अगर सही है तो एक्सेप्ट कर लें, गलत है तो मना कर दें, सेफ गार्ड अप्लाई कर, मना नहीं करते। ठीक है। अब सर 5 साल बाद आप बहू से सास बन गए, सही है, आप पहले इनकमिंग थे अब आप आउटगोइंग बन गए। अब हैश कॉल को जवाब, सॉरी पीडब्ल्यूसी आया आपके पास जवाब लेने, यार बताओ। तो आपने कहा ठीक है हैश कॉल मैं जवाब दे दूं इसको, बोला हाँ यार दे दो। नहीं यार नहीं दो। अगर नहीं दो तो आप क्या करना है, तो आप उसे लिख के दे दें पीडब्ल्यूसी को कि देखो भाई ये जो तुम्हारा क्लाइंट है हैश कॉल आने वाला क्लाइंट है, ये तो मुझे जवाब देने से ही मना कर रहा है। ठीक है मैं देख लूंगा आगे। अच्छा सर जवाब दे दें आप, कोई बात नहीं। अब सारी बातें साफ साफ लिख कर दे दें कि आपको क्या मसले मसाइल आए, जो भी चीजें आई आप वो सारी बातें करें। अगर आपकी फीस भी इन्होंने नहीं दी ना अभी तक, वो भी बता दें, मसला नहीं है। और फिर इससे क्या होगा, अगर आप ये बातें उसको कम्युनिकेट करेंगे ना तो आने वाला इंगेजमेंट लेटर में ये बात पहले लिख देगा, उसकी फीस पहले क्लियर करोगे आप, फिर मैं आगे काम करूंगा, या मेरी फीस एडवांस में होगी, या ये तरीका होगा। तो हम ये सारी चीजें, अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं एंगेजमेंट लेटर में, ताकि मुझे पता हो क्या क्या लिखना है। ये थोड़ी कि एजीएम के बाद में सोच रहा हूँ अब मैं एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखूं। फिर अगर ये सब हो गया तो हैप्पी एंडिंग, आप एक्सेप्ट करें, जाएं एजीएम में खाना वाना एंजॉय करें। और अगला स्टेप, फिर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए, अब ये काम तो 3 फर्म्स और करेंगी, ये काम करने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो फिर एंगेजमेंट लेटर कोई एक फर्म बनाएगी और उसको तय करेगी। बताता हूँ मैं। फिर आप जाएंगे एंगेजमेंट लेटर की तरफ, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए, इफ अपॉइंटेड बाय, बस इफ अपॉइंटेड हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ शेयर होल्डर करे, कभी कोई रेगुलेटर भी कर दे। खैर अभी हम नॉर्मल शेयर होल्डर्स की बात कर रहे थे, नॉर्मल केस। अब आपने क्या कहा कि इसका तरीका ये होता है, ये लॉ में पढ़ेंगे चीज, इसका तरीका ये होता है कि लॉ ये कहता है कि आप एजीएम जनरल मीटिंग में बुलाएं। नॉर्मल ये काम, क्योंकि जो चलती हुई कंपनी होती है उसका एजीएम में हो रहा होता है, तो कहते हैं कि एजीएम में 3 ऑडिटर्स बैठ जाएंगे, आप जो है वो सिलेक्ट करें। तो मेजोरिटी लोग जिसको सिलेक्ट करते हैं वोटिंग करते हैं, भाई पीडब्ल्यूसी के साथ कौन कौन है, हाथ उठाएं, हाथ उठा दिए। तो 50% से ज्यादा लोग, अब मुझे ये जरा याद नहीं आ रहा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं जनरल रेजोल्यूशन। जनरल होता है कि 50% मेजोरिटी जिसके साथ है 51% उसको सिलेक्ट कर लेंगे, स्पेशल होता है 75% से ज्यादा जिसके साथ है। तो ये चीज मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी लॉ से कि ये 75% का रूल है पाकिस्तान में या 50% का है। तो जिसको शेयर होल्डर सिलेक्ट कर लें वो कौन हो जाएगा आपका। फिर पता चला कि लेट से जनरल रेजोल्यूशन वाली बात है, 51% लोगों ने कहा पीडब्ल्यूसी इज द, हम चाहते हैं पीडब्ल्यूसी ऑडिट करे। 49% ने कहा कि यार कोई और कंपनीज है। लेट से 20% ने कहा यूसुफ आदिल, 30 ने कहा ईवाई एंड सो ऑन। तो मेजोरिटी किसके साथ है, पीडब्ल्यूसी के। तो मेजोरिटी जिसके साथ है उसका, वो हमारा ऑडिटर बन जाएगा। नाम, नॉलेज होती है, रेपुटेशन होती है, रेपुटेशन होती है ना ऑडिटर की। यार देखो पहली बात तो ये कि ऑडिटर है कोई मामूली आदमी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लाइसेंस है, आई कैप का बंदा है, जितनी मुश्किल कैफ पास करके आया है, सीए पास करके आया है बेचारा, जिंदगी तबाह हो गई है इसकी, कुछ नहीं बचा इसके लिए, और किसके लिए किया इसने ये सब, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बराए मेहरबानी इतना तो भरोसा करें मुझ पर। तो इस तरह से वो डिसाइड करती हैं कंपनीज कि भाई हमारा ऑडिटर कौन होगा। तो मीटिंग में सब आते भी नहीं है, मीटिंग में सब आते भी नहीं है, मीटिंग में ज्यादातर वो लोग आते हैं जिनका बहुत ज्यादा स्टेक होता है,
जिनकी बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है। तो मामूली जो, जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप एक कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद लें तो आप एजीएम में जा सकती हैं, लेकिन आप जाएंगी नहीं। आप बोलेंगे यार 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 5,000 रुपये मुझे आने जाने में लगेंगे, ये वो पर कॉन्टिनेंटल में है, आना जाना, फायदा इन सबका मेरे वोट से क्या 0.001%। ज्यादातर यहाँ वो लोग आते हैं जिनका बड़ा स्टेक होता है, 5%, 10% वाले लोग, और वो डिसाइड करते हैं। सम उनको नॉलेज होती है, अगर ना भी हो तो नाम होता है। उनको ये नहीं पता ऑडिट कैसे होता है, उनको नाम होता है कि यार पीडब्ल्यूसी नाम है, यूसुफ आदिल नाम है, नाम। तभी ज्यादातर बड़े क्लाइंट्स उनके पास चले जाते हैं, इन बिग फोर के पास आ जाते हैं, और फिर छोटी कंपनीज में जो है वो दूसरे तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, मतलब तरीका यही होता है शेयर होल्डर्स वाला।